हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम पिछले लेक्चर में ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास हमारे प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है। तो हम पिछले लेक्चर में ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आर्य कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। फिर आर्य आके सप्त सिंधु प्रदेश में बसते हैं। फिर वहां पे आर्य मतलब वहां धीरे धीरे उनकी बसावट शुरू होती है, फिर वहां से उनका प्रसार होना शुरू होता है। आज हम जानेंगे कि वहाँ हम लोग आर्यों की संस्कृति के बारे में जान चुके थे कि आर्यों की संस्कृति क्या थी, वहां पे जो नदियां थी किस प्रकार की नदियां थी। आज हम आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में जानेंगे कि आर्यों का भौतिक जीवन कैसा था, यानी कि आर्य किस तरीके का कार्य करते थे। तो आर्य जो थे, आर्य जब वहां से आए थे मध्य एशिया से, तो एक पशुपालन के तौर यानी कि एक तरीके से चरवाहा के तौर पे आए थे। और इनका जो मुख्य विषय था वो पशुपालन था। जो ये इनका मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था और इसी पे डिपेंड करते थे। तो जो आर्य थे ये भ्रमणशील होते थे और युद्धरत रहते थे। मतलब कि इनमें एक तो भारत में जो घोड़े थे, भारत जो घोड़े होते हैं भारत की मूल मतलब मूल प्रजाति नहीं है घोड़ों की। तो ये लोग इनके साथ घोड़े भी थे और गायें भी रखते थे साथ में। तो इनका जो मुख्य जो इनकी दो विशेषताएं थी, एक तो पशुचारण था और एक क्या था, एक युद्ध करना था। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किसी शब्द का उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में गाय शब्द का मतलब किसी जानवर के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जानवरों में सबसे ज्यादा अगर किसी जानवर का उल्लेख हुआ है तो गाय का हुआ है। इसका 176 बार उल्लेख हुआ है। और गाय को ऋग्वेदिक काल में गविष्टि बोला जाता था या अघन्या शब्द बोला जाता था। गविष्टि मतलब होता है गायों की खोज करना या गायों का अन्वेषण करना। और अघन्या मतलब होता है कि न मारने वाला जीव, जिसको न मारा जाए, एक तरीके से जिसको बैन लगा दिया जाए मारने पे। मतलब एक तरीके से गाय को पवित्र मानते थे। तो ये लोग गाय का मारने पे इनका ये बैन था, एक तरीके से बैन था वहां पे जब ऋग्वैदिक काल में। और गाय को दक्षिणा की वस्तु मानते थे। गाय को मतलब सबसे पवित्र और सबसे मूल्यवान वस्तु मानते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे बहुत से जो मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मुद्रा वगैरह थी नहीं, तो ज्यादातर लोग जो दक्षिणा में या तो विनिमय के लिए यूज करते थे, विनिमय यानी कि आदान प्रदान के लिए, तो गायों का ही यूज करते थे। जब भारत में यहाँ पे जब ये आर्य आते हैं तो आर्यों का यहाँ पे सामना होता है जो यहाँ के मूल निवासी थे। मूल निवासी यानी कि जो आज के हम कह सकते हैं ट्राइब या तो जो मतलब और अन्य कास्ट हैं, तो कह सकते हैं कि जो उनसे उनसे सामना होता है। तो जो यहाँ के मूल निवासी थे वो गायों को पवित्र पवित्र नहीं मानते थे। वो गायों के अब ये मतलब कि कहीं कहीं एनसीईआरटी में पहले लिखा था ये चीजें कि गायों के ये लोग मीट भी खाते थे और भारत में बहुत जगहों पे खाया भी जाता है। तो इतना कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है इसको लेके कि गायों का मीट खाया जाता है। तो उस टाइम का आज के 3500 साल पहले या 3000 साल पहले कोई बड़ी बात नहीं थी। ज्यादातर लोग जंगली होते थे, लोग कृषि बहुत कम करते थे, तो जानवरों के मीट पे ही डिपेंड करते थे। तो जब यहाँ पे आए तो ये लोग क्या करते थे, जो गविष्टि यानी कि जो गायों का अन्वेषण करते थे, खोज करते थे, तो इसके दौरान इनका इनका कन्फ्लिक्ट होता था। ये मतलब कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उनसे कन्फ्लिक्ट होता था। और ये गायों को मतलब ले आते थे, गायों को रखते थे। तो जिसके पास जितनी गाय होती थी उसको एक तरीके से बहुत धनी माना जाता था, कि जिसके पास ज्यादा गाय होंगी उस हिसाब से धनी माना जाता था। तो उस टाइम पे क्या था, जो गविष्टि शब्द है, गविष्टि शब्दों का मतलब है क्या है, गाय की अन्वेषण या खोज करना। और रथी मतलब होता है एक तरीके से गाय को भी रथी को संपत्ति की इकाई बोला जाता है, ऋग्वैदिक काल में यही बोला जाता था। और गाय को भी संपत्ति बोला जाता था। और पणी एक व्यापारी होता था जो गाय चुराया करते थे। जो व्यापारी होते थे जो मूल निवासियों से गाय चुराया करते हैं। ये चीजें अगर आप एक जवाहरलाल नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, उसको दूरदर्शन ने मतलब एक तरीके से वीडियो में अपने वो कर दिया है, मतलब वीडियो के फॉर्म में है, बहुत पुराना बनाया गया है। अगर उसको भी आप लोग देखेंगे तो उसमें भी यही चीजें दिखाई गई है कि जो आर्य थे बाहर से आए थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे इनका कन्फ्लिक्ट होता है। और हम ये देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में क्या था, आर्य गंगा नदी पार नहीं किए थे। यानी कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था ऋग्वैदिक काल तक कहाँ था, सिंधु प्रदेश तक था। तो जो हम उस सब तो सिंधु प्रदेश वाला एरिया यानी कि आज का पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा वाला लगभग क्षेत्र जो है, तो वहां पे हाथी वगैरह नहीं पाए जाते। अगर हम देखेंगे, अगर मतलब कि हाथियों का मूल निवास जो होता है हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए कि जो अगर जियोग्राफी के हिसाब से देखा जाए, तो जो यहाँ का दक्कन का पठार हो गया, या तो जो पठारी वाला क्षेत्र है, या तो कह सकते हैं कि जो जंगली क्षेत्र है भारत का,
तो उधर थोड़ा मैदानी इलाका था जो उस टाइप का पंजाब वाला एरिया, या तो हम कह सकते हैं साउथ इंडिया में या तो पूर्वी इंडिया में, तो हाथी वगैरह ज्यादा मिलती थी। ये घोड़ों घोड़ों के साथ आए थे, इनके साथ घोड़े थे। मतलब गाय इनका क्या था, सबसे महत्वपूर्ण पशु था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या था, घोड़ा था। घोड़ा, जो हम लोग जब उसके बारे में पढ़ते हैं, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ घोड़ों से रिलेटेड बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो घोड़े इन्हीं के साथ आए थे, ऋग वैदिक काल में आर्यों के साथ ही घोड़े आए थे। अगर ये भी माना जाता है कि जो रसियन घोड़े होते बहुत अच्छे होते हैं उधर के, और अरेबियन और इधर उस साइड में घोड़े बहुत अच्छी नस्ल के पाए भी जाते हैं। तो भारत में जो घोड़े आए थे इन्हीं के साथ आए थे, जो आ रहे थे इन्हीं के साथ आए थे। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं हुआ है। हाथी का उल्लेख बाद में यहाँ पे होता है। तो जब यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब बहुत आगे बढ़ने लगते हैं, तो उत्तर वैदिक काल तक इनका उल्लेख होता है, या तो अशोक के टाइम तक उल्लेख मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। जब इधर एक तरीके से कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल में घोड़ों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग गायों को चुराया करते थे। जैसे मान लीजिए कि गायों को चुराया करते थे, और गाय कोई मारते नहीं थे, यानी गाय के मीट पे डिपेंड नहीं थे। ये गायों से रिलेटेड जो इसके डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, वो चीजें खाते थे। जो यहाँ के मूल निवासी थे वो गायों का मीट तक भी खाते थे। मतलब ये प्रमाण है ऐसा, लेकिन अब कोई इतिहास उस टाइम पे इतना टाइम देखा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि लोग खाते होंगे। तो कृषि उस टाइम पे, जो पशुपालन तो सबसे प्रमुख धंधा था, जो एक तरीके से कह सकते हैं पशुपालन जो था बहुत प्रमुख धंधा धंधा था उस टाइम पे। यानी कि ज्यादातर लोग पशुपालन पे डिपेंड थे। और कृषि एक तरीके का गौण धंधा था। गौण इसलिए धंधा था क्योंकि ये लोग मतलब परमानेंट एक जगह निवास नहीं करते थे, विचरण करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जहां इनको सही लगता था, मौसम सही लगता था, तो उस हिसाब से चलते रहते थे। तो इस वजह से कृषि, अगर जब आदमी की बसावट होगी, स्थायी बसावट होगी, तब कृषि स्टार्ट करता है। तो कृषि एक गौण धंधा था। मतलब जैसे हो गया आज भी, जैसे हमारे यहाँ की साउथ इंडिया हो गया, तो जो जनजाति क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो वहाँ पे झूम कृषि होती है। तो लोग क्या करते हैं कि मतलब आज यहाँ पे कृषि किए, फिर उसके बाद फिर दूसरी जगह कृषि किए, तो उस टाइप का था। मतलब बहुत ठहर के कोई कृषि नहीं करता था। तो कृषि के संबंध में बहुत कम शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो जो उर्वरा शब्द है, उर्वरा का मतलब होता था उस टाइम पे उपजाऊ भूमि। खिल्प को बोलते हैं ऊसर भूमि। और लांगल को हल बोला जाता था, हल को लांगल बोला जाता था, ऊसर भूमि को खिल बोला जाता था, और उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोला जाता था, और बैल को ब्रिक बोला जाता था। और गोबर की खाद के लिए सकम या करीस शब्द का यूज होता था। गोबर की खाद गोबर की खाद के लिए सकम या करी शब्द का यूज होता था। और जो अनाज नापने वाला बर्तन होता था उसको उर्दर बोला जाता था। कृषि था लेकिन इतना मतलब बहुत गौण था, बहुत ज्यादा। जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि वहां पे ग्रेनरी थी, व्यापार होता था कृषि का, यानी अनाजों का व्यापार होता था। सुमेरियन सभ्यता से या उसके समकालीन जो सभ्यता होती थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये लोग जो कृषि करते थे बस अपने लिए करते थे, यहाँ व्यापार के रूप में नहीं था। मतलब बहुत बड़ा, बस अपने जीवन यापन के लिए इतना ही कृषि करते थे। उस टाइम में क्या था, तो जो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, उसमें क्या था, उसमें ग्रेनरी मिली है, बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरी मिली है। तो ग्रेनरी के माध्यम से क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, जो अनाज वगैरह होते थे उनको स्टोर किया जाता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला था। और इसमें जो लोग रहते थे, ज्यादातर जो आ रहे थे, एक तरीके से मिट्टियों के घरों में रहते थे। मतलब कि जैसे उसमें ईंटों के वो मिलते हैं, ईंटों की मकान मिलते हैं, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें लोग क्या थे, एक तरीके का कि मतलब सिर्फ और सिर्फ मिट्टियों के घरों में रहते थे। ये बड़ा चेंज माना जाता है कि ऐसा हुआ कैसे। मतलब ये बड़ा रहस्य वाला विषय है कि लोग कैसे मिट्टियों, मतलब कि एक पक्के मकानों से मिट्टियों के घर पे आ गए। अगर आदमी का जो प्रकृति होता है डेवलपमेंट का, तो क्या करता है कि मतलब मिट्टी के मकान से पक्के मकानों तक जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे वहां से, तो क्या हुआ है कि हमारा डिक्लाइन जैसे हुआ है। तो इसी वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है और जो आर्यन सभ्यता है, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है, जो वैदिक काल है, तो उसमें बड़ा डिफरेंस है। दोनों के धर्म में डिफरेंस है, और हर चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता है। तो ये समझ में नहीं आता कि उसके लिए बहुत, उसको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसमें बहुत कन्फ्लिक्ट है उस चीज को लेके कि वो लोग थे कौन। तो जो उर्दर था, उर्दर किसको बोला जाता था, जो अनाज नापने वाला बर्तन होता था उसको उर्दर बोला जाता था। तो
और ऋग्वेद काल में एक अनाज का बार बार उल्लेख, सबसे ज्यादा उल्लेख आया है अगर किसी शब्द का, उसको यव बोला जाता है। जिसको हम आज जौ बोलते हैं उसको यव बोला जाता था। जौ क्या होता है ना, कि जैसे ठंडे वाले इलाके जो है, मतलब कि जो ये लोग सप्तसैंधव क्षेत्र में रहते थे, वो एरिया जो एक तरीके से कह सकते हैं गेहूं बेल्ट भी माना जाता है। हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा गेहूं वगैरह वहां भी उसकी मतलब कि एक तरीके से उत्पादकता ज्यादा है गेहूं की। नंबर वन नहीं है लेकिन उत्पादकता ज्यादा है। तो वहां पे क्या था ना, कि वहां पे जौ जौ ऐसी होती है, अ, फसल होती है जो अपने आप उगाती है, जैसे गेहूं या किसी अनाज के साथ अपने आप उगाती है। तो यव का उल्लेख सबसे ज्यादा आया है। चावल और गेहूं का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, लेकिन यव का उल्लेख, जौ का उल्लेख बहुत बार आया है। उद्योग धंधे उस टाइम पे, उद्योग धंधे इसलिए सीमित थे क्योंकि जो एक तरीके से आयरन है, यानी कि जो लोहा है, उसकी खोज नहीं हुई थी तब तक। तो उद्योग धंधों से संबंधित शब्द बहुत सीमित मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शब्द नहीं मिलेंगे उद्योग धंधों से संबंधित। क्योंकि अगर अगर मान लीजिए कि अगर सोन उसकी अगर मतलब कि अगर उसकी खोज नहीं हुई थी, अगर लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो क्या होता था कि बहुत से काम ऐसे नहीं हो पाएंगे। जो बढ़ई होगा मतलब लोहे से रिलेटेड होता है। लोहे को श्याम अयस्क बोला जाता था, और जो सबसे पहली बार जो लोहा इनको मिला था, एक अतरंजी खेड़ा एटा में स्थान है, वहां पे मिला था। आगे पढ़ाएंगे उसके बारे में। अतरंजी खेड़ा एक स्थान है एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा में एक स्थान है अतरंजी खेड़ा, वहां सबसे पहले लोहा मिला था। लोहे को श्याम अयस्क बोला जाता था। तो लोहे जो उस टाइम पे शब्द मिलते थे उनको बढ़ई जो थे, बढ़ई को तक्षण बोला जाता था। और जो धातु कर्मी होते हैं, जो धातु कर्मी यानी कि जो पिघलाते हैं, धातुओं को पिघलाते हैं, जैसे सोनार कह सकते हैं, तो उसको कमरी बोला जाता था। और जो सोना था, सोना को हिरण्य बोला जाता था। तांबे और कांसे को अयस बोला जाता था। लोहे को भी अयस ही बोला जाता था। और लोहे को श्याम अयस बोला जाता था, और जो तांबा और कांसा है उसको अयस बोला जाता था। सिंधु नदी को हिरण्य बोलते थे, जो सिंधु नदी है उसको हिरण्य बोला जाता था। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में बहुत आगे आके यानी उत्तर वैदिक काल में लोहा और चांदी का उल्लेख आता है, तो उसको श्याम अयस बोला जाता था। उस टाइम तक मतलब लोहा और चांदी नहीं न के बराबर थे, मतलब उनके बारे में पता नहीं था। तो जब से लोहा नहीं होगा तो बहुत से हथियार नहीं बन पाएंगे, या तो हम कह सकते हैं हल नहीं बना सकते। बहुत से ऐसी चीजें होती है जो लोहे पे डिपेंड होती हैं, तो हम उसको नहीं बना सकते बिना लोहे के। तो लोहा और इसका चांदी का उल्लेख बहुत आगे मिलता है, जब हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। और जो व्यापार उस टाइम पे होता, व्यापार नहीं था। व्यापार क्यों नहीं था? क्योंकि मतलब कि ये लोग एक तरीके से चरवाहे टाइप के थे, तो इनका अगर व्यापार भी होता था तो आपस में ही होता था, मतलब इनके कबीलों में, जैसे पड़ोसी से व्यापार होता था। ये नहीं कि ये दूसरे देशों से व्यापार करते थे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि बस इनका व्यापार बहुत सीमित था। और व्यापार मतलब कोई मुद्रा था नहीं उस टाइम पे, तो विनिमय होता था, यानी कि अदला बदली। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को जौ की जरूरत है, जौ उस टाइम पे होता था जिसको यव बोलते हैं, तो क्या करता था, यव के बदले गाय ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए विनिमय होता था वस्तुओं का, जैसे मान लीजिए वस्त्र किसी को लेना है, तो वस्त्र क्या करता था, या तो गाय उसको दे देता था, या तो अनाज दे देता था। तो इस तरीके का व्यापार होता था। और लेन देन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रयोग होता था तो गायों का प्रयोग होता था। और जो ऋग्वैदिक आर्य थे, यानी कि जो थे उस टाइम पे, तो ये पूर्णतः जो थे ग्रामीण जीवन जीते थे, यानी कि पूरी तरीके से ग्रामीण जीवन जीते थे। मतलब पशुपालन पे डिपेंड थे। जैसे हम लोग उसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, वो शहरी जीवन पे डिपेंड करते थे। उनके यहाँ आपको मिलेगा, उनके यहाँ क्या कह सकते हैं कि उनके यहाँ ग्रेनरी थी, जो नालियां थी, मतलब एक तरीके से जैसे शहर होता है उस तरीके का बसावट था जो सिंधु घाटी सभ्यता में था। लेकिन इनके यहाँ जो लोग रहते थे एकदम पूर्णतः ग्रामीण जीवन जीते थे। और जो पड़ी पड़ी शब्द होता था, इसको व्यापारी बोलते थे। इनसे लोग डरते थे भी। ये लोग गाय भी चुराया करते थे। जो पड़ी होते थे व्यापारी भी होते थे, गाय चुरा के एक तरीके से उसका व्यापार करते थे। वेकनाट जो सूदखोर थे उनको वेकनाट बोला जाता था। अब मुद्रा नहीं होने के कारण, उस टाइम पे मुद्रा कोई थी नहीं प्रचलित, इस वजह से करारोपण नहीं था, यानी कर कोई नहीं था। और जो बलि बोला जाता था, राजा को जो उपहार स्वेच्छा से दिया जाता था, जो फोर्सफुली नहीं होता था, तो उसको बलि बोला जाता था। लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे, तो उसको बलि बोला जाता था। ओके, थैंक यू। धीरे धीरे मतलब कि इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, बहुत लंबा वीडियो सही नहीं होता है, इस वजह से मतलब थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।